नमस्ते दोस्तों, सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे इतिहास में आपके 10th बोर्ड के, आज हम 3rd चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके, एक वस्तुनिष्ठ आएगा MCQ और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा जो 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके 4 मार्क्स हुए। तो देखिए MCQ में आपके कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला है आपका कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। भूमंडलीकरण कहते किसको या इसका अर्थ क्या होता है। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो आप सभी याद रखिएगा कि भूमंडलीकरण अर्थात वैश्वीकरण, ये आपका उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला है आपका कौन सा संगठन विश्व व्यापार को नियंत्रित करता है। विश्व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन बनाया गया विश्व स्तर पर, जिसका नाम क्या है। तो आप सभी को पता होगा, उसका नाम WTO है, विश्व व्यापार संगठन। इसको आपको याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन को, और इसकी स्थापना भी याद रखनी है। आगे देखिए आप। अगला है 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी। जो 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस देश से शुरू हुई थी। आप सभी जानते हैं औद्योगिक क्रांति शुरू करने वाला देश इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड से ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है आपका अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया। तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध। जो आपको याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि वर्साय की संधि थी ना, कि वर्साय की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। और ये वर्साय की संधि आपकी 1945 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए आप, सिल्क रोड का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। जो सिल्क रोड था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सिल्क रोड का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देना था। सिल्क रोड जो आपको पता है चीन से शुरू होता था और इधर यूरोप तक जाता था। ये पूरा सिल्क रूट था, रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आप। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सहयोग, जिसको पैसों की मदद हो उसका आर्थिक सहयोग करना। नव उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। नव उपनिवेशवाद क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं नव उपनिवेशवाद का अर्थ होता है आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण, है ना, कि जो पैसों के मामले में और जो संस्कृति का एक नियंत्रण हो उसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। अगला देखिए आप, मार्शल प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो मार्शल प्लान था उसका मुख्य उद्देश्य था आपका आर्थिक पुनर्निर्माण करना। तो मार्शल प्लान आपको याद रखना। अगला है उदारीकरण। उदारीकरण लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो जितनी भी देशों की आर्थिक नीतियाँ होती है, जैसे टैक्सेशन वाली नीतियाँ, उसमें थोड़ी कमी करना, उदारीकरण करना। तो आर्थिक नीतियों को ढीलापन क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। अगला सवाल देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो वर्ल्ड बैंक है आपका, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और ये ब्रेटन वुड्स की ही संस्थान है। ये भी आपको याद रखना है। IMF और विश्व बैंक IMF दोनों ही ब्रेटन वुड्स की संस्थान है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, औद्योगिक क्रांति के कारण किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली विकसित हुई, है ना। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, है ना, कैपिटलिज्म को, क्योंकि सब देशों ने अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहता उस समय। अगला देखिए, किस संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया। हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली जो संधि थी वो वर्साय की संधि थी, है ना। वर्साय की संधि 1919, और इससे क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो अभी पता हमने, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में, विश्व बैंक 1944 में, और उसी समय IMF भी आपका 1944 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला है वैश्वीकरण के मुख्य तथ्य कौन से हैं। तो
वैश्वीकरण का मुख्य तत्व है सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व, आर्थिक तकनीकी तत्व और सामाजिक और पर्यावरणीय तत्व। तो सभी के सभी वैश्वीकरण के ये मुख्य तत्व है। अगला देखिए, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। उपनिवेशवाद का अर्थ है किसी देश को राजनीतिक रूप से नियंत्रण करना, है ना, जैसा कि ब्रिटेन ने किया था, है ना। ब्रिटेन ने भारत को राजनीतिक रूप से नियंत्रित किया था, इसलिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगला है आपका, औद्योगिक क्रांति के बाद किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बदलाव आया। तो सबसे ज़्यादा बदलाव विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग में आया था, है ना, कि नए नए निर्माण होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थानों की स्थापना हुई थी। आप सभी जानते हैं ब्रेटन वुड्स में दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी, एक तो आपका विश्व बैंक और दूसरा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, भूमंडलीकरण के कारण किस प्रकार के व्यापारिक समूह विकसित हुए थे। तो वैश्वीकरण से जो व्यापारिक समूह विकसित हुए वो अंतर्राष्ट्रीय समूह थे। कैसे थे? अंतर्राष्ट्रीय समूह जो एक से ज़्यादा देशों में काम करते थे। अगला है, गेट का पूरा नाम क्या है। GATT। तो गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो टैरिफ लगाया जाता है जो ट्रेड पे, उसका जनरल एग्रीमेंट गेट कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। शब्द से ही पकड़ सकते हैं, हरित क्रांति यानी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है। अगला है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो जो आर्थिक मंदी शुरू हुई थी वो 1929 से हुई थी। अगला है, फिर भारत से ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे। जो अनुबंध करके भारत से श्रमिक ले जाए जाते थे उन्हें गिरमिटिया कहते थे। अब याद ना, गिरमिटिया श्रमिक, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले जाए जाते थे। अगला है आपका, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कौन से महाद्वीप में फैली थी। तो रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी थी वो अफ्रीका से यूरोप महाद्वीप में फैली थी। पहले अफ्रीका में थी, फिर यूरोप में फैल गई। तो ये आप याद रखना। अति लघुतात्मक प्रश्न जैसे 1 नंबर के आपके आते हैं, देखिए, वह मार्ग जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था, व्यापारिक मार्ग, है ना, उस व्यापारिक मार्ग को आप रेशम मार्ग कहते थे। ठीक है। 16वीं सदी में स्पेनिश विजेताओं का सबसे प्रभावी हथियार क्या था। तो चेचक था, है ना, वो बीमारी फैला देते थे। अमेरिका के मूल निवासियों के लिए सबसे घातक बीमारी कौन सी थी। चेचक ही थी। 1890 के दशक में अफ्रीका में जो मवेशियों में बीमारी फैली थी वो बीमारी रिंडर पेस्ट थी। ये आपको याद रखना है। ब्रिटेन में खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को क्या कहा जाता था। तो ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे कॉर्न लॉ कहते थे, है ना, मक्के पर सबसे ज़्यादा लगता था ये। तो ये आपको याद रखना है। विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कामकाजी पुरुषों की कमी का कारण क्या था, है ना। यूरोप में कामकाजी पुरुष नहीं मिल रहे थे, तो विश्व युद्ध में मृत्यु दर, ज़्यादातर लोग विश्व युद्ध लड़ते हुए मर गए थे वो। अमेरिका की खोज किसने की। तो कोलंबस ने की थी। 19वीं सदी में भारत से ब्रिटेन जाने वाले श्रमिक क्या कहलाते थे। तो गिरमिटिया श्रमिक थे। 1929 में शुरू हुआ वैश्विक आर्थिक संकट महामंदी कहलाता है। और 1944 में ब्रेटन वुड्स में किन दो संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो IMF और विश्व बैंक का निर्माण हुआ। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा अफ्रीका के बंटवारे की बैठक कहाँ की गई थी। तो अफ्रीका के बंटवारे की बैठक बर्लिन में हुई थी। भारत में नहर बस्तियों को क्या किया जाता है। तो नहर बस्तियाँ कैनाल कॉलोनी कहलाती है ना, तो कैनाल के ऊपर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 प्रवाह कौन कौन से थे। तो व्यापार था, श्रम था और पूंजी थी। ये 3 प्रवाह थे। 19वीं सदी में यूरोप से अमेरिका जाने वाले लोगों का मुख्य कारण क्या था कि धार्मिक टकराव। यूरोप में धार्मिक टकराव बढ़ गया था, इसलिए लोग अमेरिका जाने लगे थे। G77 जो देश बनाए थे हमने वो नियो कहलाता था कि ये नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश है ना, तो इसको नियो कहते थे। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नियो की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती कभी कभी। और IMF का पूरा नाम क्या है। तो IMF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। बड़े सवालों में क्या आ सकता है, लघु उत्तरीय जो सवाल होते हैं उसमें देखिए आपकी सिल्क रूट क्या था, इसका महत्व क्या था। तो सिल्क रूट एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तीनों को जोड़े रखने में मदद करता था और ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, है ना। और इस मार्ग से सबसे ज़्यादा रेशम, फिर कुछ मसाले, फिर चीनी मिट्टी के बर्तन, फिर सोना चांदी आदि का क्या होता था, व्यापार होता था। ये याद आ गया। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, है ना। तो ब्रेटन वुड्स समझौता ये देखिए आप, ये ब्रेटन वुड्स जुलाई 1944 में हुआ था।
इस समझौते का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता लाना था और इसमें 2 संगठन बने थे, IMF और विश्व बैंक। जो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, जो युद्ध हुए थे उस युद्ध में जो आर्थिक विनाश हुआ था उससे विकसित करने में वापस इन दोनों संस्थाओं ने मदद की थी। यह हो गया। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले 2 कारक कौन कौन थे, है ना। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से थे? तो पहला तो है कि आपका प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था और दूसरा है कि व्यापार और पूंजी का प्रवाह बढ़ा था। फिर अफीम युद्ध क्या था? तो अफीम युद्ध वो था जिसमें चीन में अफीम का अवैध व्यापार शुरू किया गया था और वो अवैध व्यापार शुरू करने वाले ब्रिटिश लोग थे ना। ब्रिटिशर्स ने चीन में अवैध अफीम का व्यापार शुरू किया। इससे चीनी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा था और चीन को ब्रिटेन को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी। अगला है औद्योगिक क्रांति ने विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? तो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से प्रभावित हुई, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई, मशीनें आई और मशीनों से उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो वैश्विक व्यापार में कच्चे माल की क्या हुई? उपनिवेशों ने निर्भरता बढ़ाई कि कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? तो औपनिवेशिक राष्ट्रों से मिलेगा, तो ये निर्भरता बढ़ गई थी। फिर है महामंदी 1929 में जो हुई थी, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की कीमतों में गिरावट हो गई थी। जैसे गेहूं 50% तक गिर गया था, निर्यात कम हो गया था, है ना। अपना आयात निर्यात 1928 से 1934 के बीच आधा हो गया था, है ना। और किसानों पर संकट, किसान ऋणग्रस्त थे और बेरोजगार हो गए थे, तो ये सबसे बड़े संकट थे। अगला है G77 देश कौन है? तो G77 एक विकासशील देशों का समूह है जिसने नियों की मांग की थी और इनका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार में निष्पक्षता और संस्थानों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। फिर अगला है प्रौद्योगिकी ने खाद्य उपलब्धता को कैसे प्रभावित किया? जो नई नई प्रौद्योगिकी आई उससे खाद्य उपलब्धता कैसे प्रभावित हुई? जैसे रेलवे और जहाज बनने लगे हैं ना, इससे खाद्य पदार्थों में तेजी से परिवहन हुआ। दूसरा है रेफ्रिजरेशन, है ना, जो मांस वगैरह ले जाते थे, डेयरी उत्पाद ले जाते थे, वो लंबी दूरी तक ले जाना संभव हुआ क्योंकि फ्रीज वगैरह बन गए थे। फिर आपका कॉर्न लॉ के समाप्त होने के प्रभाव बताएं। जैसे ही कॉर्न लॉ समाप्त हुआ, खाद्य कीमतों में क्या हो गई? गिरावट हो गई। ब्रिटेन ने सस्ता आयातित अनाज उपलब्ध होने लगा। किसानों की दुर्दशा हो गई क्योंकि किसानों ने ज़्यादा ऋण लेके क्या किया था? खेती की थी और अनाज सस्ता हो गया, इसलिए किसानों को बेरोजगार होना पड़ा। अगला है चेचक ने अमेरिका के उपनिवेशकरण में कैसे मदद की? तो यूरोपियों ने चेचक के कीटाणु लाए थे जिससे अमेरिकी मूल निवासियों को संक्रमित किया था और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी नहीं थी। इससे ज़्यादातर अमेरिका में मौतें हुई और यूरोपियों ने अपनी विजय आसान कर ली थी, है ना, जीत लिया था इन देशों को। फिर रिंडरपेस्ट बीमारी का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो रिंडरपेस्ट बीमारी 1890 के दशक में आई और अफ्रीका के 90% मवेशी इससे मारे गए थे। लोगों जितने भी अफ्रीका में लोग रहते थे उनकी आजीविका क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी और यूरोपीय उपनिवेश पर उनको निर्भर रहना पड़ा था, है ना। कुल मिला के वो ब्रिटिशर्स के मजदूरी के लिए मजदूर बन गए थे, तो ये आपको याद। अगला है प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उससे आयात में क्या हुई? कमी हुई। ब्रिटेन का माल आयात रुका जिससे भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला और नए उद्योगों के उदय से भारत के उद्योग प्रभावित हुए। तो भारत ने विकास किया था, स्टील, सीमेंट, रसायन उद्योग आदि, है ना। व्यापार अधिशेष क्या होता है? तो व्यापार अधिशेष जब किसी देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, है ना। ये आपने निर्यात क्या किया है? ज़्यादा किया है, आयात क्या किया है? कम किया है। 100 रुपये का आपने निर्यात किया, 50 रुपये का आयात किया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये। वो आपका क्या है? व्यापार में बचा हुआ अधिशेष है, तो ये व्यापार अधिशेष कहलाता था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशिया में उत्पादन क्यों स्थापित किया? क्योंकि एशिया में आप सभी जानते हो कि जो लेबर था, श्रम था, वो सस्ता था, कम लागत पर उपलब्ध था और बाजार तक पहुंचने का कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां एशिया आई, उन्होंने कारखाने स्थापित किए और इससे वैश्वीकरण को गति मिली थी। फिर स्पेनिश विजेताओं का सबसे बड़ा हथियार हमने पढ़ा है चेचक था। चेचक के कीटाणु ये ले जाते थे आगे, जिससे अमेरिकी निवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई और ये सारे के सारे युद्ध जीत जाते थे। तो अगर आप इन सबको अच्छे से याद करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको 4 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता।
तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।